हेलो दोस्तों। तो आज हम आपकी राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत की राजनीति के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो का पहला भाग है। विदेश संबंधों के लिए सिर्फ अपने देश की ही नहीं, बाकी देशों के संदर्भ को भी ध्यान में रखने की काफी आवश्यकता होती है। तो जब भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद। और भारत के तुरंत आजाद होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या शुरू हो चुका था, यह आप अपनी समकालीन राजनीति विज्ञान की किताब में भी पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध भारत की आजादी के तुरंत बाद शुरू हो चुका था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर यानी विचारों का युद्ध। तो शीत युद्ध में क्या हुआ था, दुनिया के कई देश दो खेमों में तेजी से बढ़ते जा रहे थे। एक खेमे का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, जो कि लोकतांत्रिक विचारों में विश्वास रखता था। दूसरे खेमे का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, जो कि अब हम रशिया रूस के नाम से जानते हैं, जिसे टूटने के बाद। वह उसके विचार किस तरफ थे? समाजवाद की तरफ। वह समाजवादी विचारों में विश्वास रखता था। परंतु विकासशील देशों को विकसित और ताकतवर देशों की आवश्यकता क्यों होती है, खास करके देश जो कि अभी अभी स्वतंत्र हुए हों ब्रिटिश राज से? उनको ताकतवर देशों की जरूरत होती है अपने आर्थिक विकास के लिए, अपनी सैन्य ताकत के लिए। अम, तो इसी के चलते काफी देश दोनों खेमों में तेजी से बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में जब दुनिया के कई देश दो खेमों में बढ़ते जा रहे हैं, भारत की विदेश नीति कैसी रही? भारत ने कौन सा खेमा अपनाया? भारत ने अपनाई गुट निरपेक्षता की नीति। भारत की विदेश नीति कौन सी रही? गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट, यानी हम किसी खेमे का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम दोनों खेमों से सामान्य दूरी बनाए रखेंगे और संतुलन मेंटेन करेंगे, न्यूट्रलिटी रखेंगे। ऐसा किस लिए? मान लीजिए आपके दो अच्छे मित्रों के बीच लड़ाई चल रही है, वे एक दूसरे की बात नहीं मानना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप किसी एक मित्र का साथ दें, तो दूसरे के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे? अच्छे या बुरे? खट्टे रहेंगे। वह समझेगा कि आपने दूसरे मित्र की साइड ले ली। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? न्यूट्रलिटी बना के रखनी चाहिए, दोनों से सामान्य दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल भारत ने किया। तो नेहरू नेहरू क्यों? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे? सबसे बड़ा उद्देश्य था अपनी कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को बचाए रखना, कि कोई बाहरी देश हमारी नीतियां तय करने पर हम पर प्रभाव ना डाले, हम पर जोर ना डाले कि हमारी आंतरिक और विदेश नीति कैसी रहे। अपनी संप्रभुता बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, ताकि कोई भी क्षेत्र अलगाववादी विचार ना रखे, उसके उसके ऊपर भारत को अपना ध्यान केंद्रित ना करना पड़े। तीसरा, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास, क्योंकि आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश प्रगति की राह पर चलेगा। तो इसी के चलते भारत ने अपनाई गुट निरपेक्षता की नीति यानी नॉन अलाइनमेंट। और ऐसे में एफ्रो एशियाई एकता काफी बढ़ी। अफ्रीका और एशिया के देशों में एकता क्यों बढ़ी? क्योंकि यही दोनों कॉन्टिनेंट के देश हाल ही में आजाद हुए थे ब्रिटिश राज से। तो इनका संदर्भ एक जैसा था, यानी इनका कॉन्टेक्स्ट सेम था। यह सब अभी नव स्वतंत्र देश थे। नेहरू की अगुवाई में 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन हो चुका था, आजादी मिलने के 5 महीने पहले ही। और 1949 में भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन दिया। 1955 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे अफ्रीका एशिया के कई नव स्वतंत्र देशों ने हिस्सा लिया और गुट निरपेक्षता आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव रखी गई। और इस आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन, इसमें इन लोगों ने पंचशील अपनाया, यानी 5 ऐसे प्रिंसिपल्स, 5 ऐसी नीतियां एक दूसरे देश को लेकर, जिसमें इन सब ने यह माना
और ये अग्री किया कि हम किसी दूसरे देश की आंदरूनिक नीतियों में दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस, उनकी सुरक्षा बनाए रखेंगे और उनकी सीमा रेखाओं को मान्यता देंगे। इसी के साथ-साथ हम दुनिया के 2 बड़े खेमों में से किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये थे पंचशील प्रिंसिपल्स, यानी 5 प्रिंसिपल्स गुटनिरपेक्षता के। यह हैं गुटनिरपेक्षता आंदोलन के 5 प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना के राष्ट्रपति क्वामे निक्रूमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नसीर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो। अब तक हमने क्या समझा कि भारत ने अपनी विदेश नीति कैसे अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में बनाई? शीत युद्ध के संदर्भ में बनाई, जहां दुनिया के देश 2 खेमों में बंटते जा रहे थे, पर भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव रखते हुए ये कहा कि हम और भी कई आजाद देशों के साथ-साथ किसी भी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोनों खेमों से सामान्य दूरी बनाकर रखेंगे, संतुलन बता के रखेंगे और अपनी संप्रभुता को बचाएंगे। हालांकि भारत सोवियत संघ के तरफ झुका हुआ था, उसके साथ उसके संबंध ज्यादा अच्छे थे, लेकिन औपचारिक तौर पर भारत था एक गुटनिरपेक्ष देश। यह आपको यहाँ तक समझ आ चुका है। अब हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे, अध्याय के दूसरे भाग में, कि चीन के साथ भारत के कैसे संबंध रहे। सबसे पहली बात 1947 में हुई थी चीनी क्रांति, जिसके बाद बनी थी चीन में कम्युनिस्ट सरकार। भारत दुनिया के पहले देशों में से एक था जिसने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन को मान्यता दिलवाने में उसकी सहायता करी। अप्रैल 1994 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाओ एन लाई ने वही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील की जो हमने बात करी उसकी घोषणा करी, म्यूचुअली उसको माना। इस घोषणा के बाद पंडित नेहरू को यह विश्वास हो चुका था कि चीन हमारा मैत्री पड़ोसी है, हमारा फ्रेंडली नेबर है, हमारा दोस्त है और ये पंचशील घोषणा के बाद हम पर चढ़ाई नहीं करेगा, हमारी सीमा रेखा को मानेगा और उसकी सुरक्षा में सहायता भी करेगा। तो वह चीन की तरफ से निश्चिंत हो चुके थे। परंतु 1955 में ही चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका था। अब तिब्बत क्या है ये समझ लीजिए। भारत और चाइना के बीच का एक ऐसा हिस्सा जो ऐतिहासिक तौर पर तनाव का कारण रहा है, लेकिन ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने ही सीमाएं तय कर दी थी, जिसमें तिब्बत हिंदुस्तान का हिस्सा था। परंतु चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध नहीं किया। भारत ने चीन का तिब्बत पर कब्जा करने का विरोध नहीं किया, परंतु मामला कब बिगड़ा जब 1959 में चीन ने तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की कोशिश करी, उसको पूर्ण तरीके से चीनी संस्कृति में मिलाने का प्रयत्न किया और इसी के चलते तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण की गुहार लगाई और भारत ने मान ली। राजनीतिक शरण को मंजूरी देते हुए दलाई लामा 1959 में अपने कई साथियों के साथ भारत में आ गए। जैसे कि आप जानते होंगे, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में कई तिब्बती कॉलोनीज हैं जहां पर तिब्बती लोग रहते हैं, जिनको भारत ने राजनीतिक शरण दी हुई है। यहाँ से भारत और चीन के बीच रिश्ते खट्टे होने शुरू हो चुके थे। जैसे ही ये हुआ, चीन ने भारत के भू क्षेत्र के 2 हिस्से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। पर ब्रिटिश रेखाओं के अंतर्गत, ब्रिटिश राज के तहत ये रेखाएं तय की जा चुकी थी और अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा था। आपको यह जानकर अचरज होगा कि 1957 और 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन पर एक तरफा कब्जा कर लिया, वहां पर पक्की सड़क का निर्माण भी कर डाला
1962 में अचानक चीन ने भारत पर एक तरफा युद्ध घोषित कर दिया, काफी तेजी से व्यापक हमला किया और अरुणाचल के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और भारतीय सेना ऐसे हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हमला अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हुआ था, जबकि उन सीमाओं पर, उन बॉर्डरी इलाकों पर काफी बर्फबारी रहती है, हेवी स्नोफॉल रहता है, जिसके चलते भारतीय सेना इक्विप्ड नहीं थी, तैयार नहीं थी ऐसे हमले को कॉम्बैक्ट कर सके। इसीलिए पश्चिम में जबकि भारत ने चीनी सेना यानी पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की बढ़त को रोका। पूर्व में असम के मुख्य द्वार पर चीनी सेना पहुंच चुकी थी और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। तो काफी सरल तौर पर भारत ये युद्ध हार चुका था और अपने कई महत्वपूर्ण भू क्षेत्र चीन के हाथ खो चुका था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपनी स्क्रीन पर, ये लाल जो इलाका है अक्साई चिन है, सफेद भारत है, गुलाबी चीन है और चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा 1962 में कर लिया था। इस हमले का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अब आपकी जमीन का कोई आपका पड़ोसी देश जिसे आप अपना मित्र मानते हैं वह कब्जा कर ले और आप युद्ध हार जाएं, तो आपकी छवि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? धूमिल होगी, आपको धक्का लगेगा। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि पर काफी मैला प्रभाव पड़ा। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ से सहायता मांगनी पड़ी, आर्थिक तौर पर भी, सैन्य तौर पर भी। रक्षा मंत्री वीके कृष्णन मेनन के साथ साथ कई आर्मी ऑफिसर्स और ब्रिगेडियर भी रिजाइन कर चुके थे, यानी इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि उनके लिए ये काफी शर्म की बात थी। परंतु इससे पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ, यानी इसका अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि भारत सतर्क हो चुका था। अब भारत को ये बात समझ में आ चुकी थी, वे आंख बंद कर कर अपने किसी भी पड़ोसी पर विश्वास नहीं कर सकता। उसका कोई भी पड़ोसी, भारत का कोई भी पड़ोसी इतना विश्वसनीय नहीं है कि वह भारत का अच्छा मित्र बन सके, क्योंकि चीन यह बात प्रूव कर चुका था कि कोई भी किसी भी समय कैसा भी घातक हमला कर सकता है। तो इसके बाद भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्क हुआ, बलवान हुआ। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का निर्माण किया गया, जो कि पुलिस का एक ऐसा हाथ है, ऐसी आर्म है, सशक्त है, जो बर्फबारी में चीनी सैनिकों से लड़ने के लिए। इसके बाद 1979 में राजीव गांधी चीनी दौरे पर गए थे। उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, वह चीनी दौरे पर गए थे। और हम जानते हैं कि भारत और चीन के संबंध इसके बाद से काफी औपचारिक और व्यापारिक ही रहे हैं। लेकिन जो चीन की विस्तारवादी सोच है, विस्तारवादी विदेश नीति है, वह भारत को अभी तक तंग कर रही है। जब ये वीडियो बन रहा है इस समय भी भारत और चीन के बीच बात चल रही है सीमा रेखा को लेकर, क्योंकि पिछले साल चीनी और भारतीय सैनिकों में फिर झड़प हुई थी सीमा पर, जब चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पार करने का एक तरफा गलत प्रयत्न किया था। तो दूसरे भाग में आप क्या समझ चुके हैं कि 1947 से भारत चीन को अपना दोस्त समझता आया है, अपना मैत्री देश समझता आया है, उस पर विश्वास जताया। 1950 के दशक में पंचशील घोषणा में चीन और भारत एक साथ थे, परंतु 1950 में ही चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका था। 1959 में दलाई लामा को भारत ने शरण दी, राजनैतिक शरण दी, जो कि तिब्बत के एक धार्मिक नेता थे, जिसके बाद से ही चीन और भारत के संबंध हमेशा से ही खट्टे रहने लगे। 1962 में चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, वहां पर पक्की सड़कें बना ली, उनको औपचारिक तौर पर अपनी सीमा के अंदर शामिल कर लिया। 1962 का चीनी हमला भारत हार चुका था, जिसके चलते भारत की छवि काफी खराब हुई, परंतु भारत अपनी सीमा को लेकर काफी सतर्क रहने लगा। तो हम समझ चुके हैं कि भारत की विदेश नीति आजादी के बाद से
शीत युद्ध के संदर्भ में बनती आ रही थी और उसके बाद चीन के और भारत के संबंध कैसे रहे। यह वीडियो का पहला भाग था, ये यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम अम, अध्याय के तीसरे और चौथे भागों को पढ़ेंगे, जो कि पाकिस्तान और भारत के संबंधों के ऊपर है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।